हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक और न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। अब तक हम प्रीवियस सेशंस में इस चैप्टर के कई सारे अमेजिंग टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हमने लाइट का रिफ्लेक्शन समझ लिया है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस कर लिया था। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर जिस तरह की इमेजेस बनाता है, उन इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की, और इसीलिए इस सेशन में हम आज डील करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के कॉन्सेप्ट के साथ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इन्हें बनाया कैसे जाता है, और स्फेरिकल मिरर्स के जो मेजर या बोल सकते हो कि जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स भी मैं आपको आज ही के इस सेशन में पढ़ाने वाली हूँ। तो कुल मिलाकर के ये है हमारे सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे स्फेरिकल मिरर्स की कहानी को। ओके, चलो आ जाओ, आज के सेशन की कहानी को बेटा हम शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में जब अपन ने प्लेन मिरर्स के ऊपर बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास एक छोटा या बड़ा हो, डजंट मैटर, यदि हमारे पास एक कांच का टुकड़ा हो, यदि हमारे पास बेटा एक ग्लास पीस हो, तो उसे हम मिरर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको। याद आया? सिल्वरिंग करके। भाई, यदि हमारे पास एक कांच का टुकड़ा हो और अगर उस कांच के टुकड़े के एक साइड पर यदि हम सिल्वर पॉलिश कर दें, तो वो क्या बन जाता है? कांच का टुकड़ा एक मिरर बन जाता है। और ये जो सिल्वर पॉलिश मारने की जो प्रोसेस होती है ना बेटा, अपन इसी को क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग बोलते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये आप लोगों को पता होगा और आपको याद भी होगा। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम पता तो है, पर हम याद क्यों रखें? क्योंकि बेटा आज के इस सेशन में हमें स्फेरिकल मिरर्स बनाने हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स बनाने के लिए वो जो सिल्वरिंग की प्रोसेस होती है, वो तो याद होनी चाहिए ना, तब तो कहानी आगे बढ़ेगी। वरना तुम स्फेरिकल मिरर्स, जिनको कि हम कर्व्ड मिरर्स भी बोलते हैं, वो तुम्हें बनाने तभी आएंगे ना जब तुम्हें सिल्वरिंग याद होगी। ठीक है, चलो, इतना तुम्हें समझ में आया? सिल्वरिंग की प्रोसेस समझा दी है मैंने और थोड़ी सी याद भी दिला दी है। ठीक है, अब सुनो आगे की बात। प्रीवियस सेशन में जब अपन प्लेन मिरर के ऊपर बात कर रहे थे, तो तुमको मैंने ये भी बताया था कि बेटा एक प्लेन मिरर को हम प्लेन मिरर आखिर क्यों बोलते हैं। अच्छा, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जो पहली बार हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हों और वो इस दुविधा में फंसे हों कि मैम हमने तो प्लेन मिरर के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, हमने तो कभी देखा भी नहीं है प्लेन मिरर, और इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। मैम हमको नहीं पता प्लेन मिरर क्या होता है। तो बेटा मुझे तो नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसने कि आज तक कभी प्लेन मिरर ना देखा हो या ना इस्तेमाल किया हो। कैसे? तुम्हारे घर में बेटा जो आईना लगा होता है ना, जिसके सामने रोज़ तुम सुबह सो कर के उठ करके अपने आप को तैयार करते हो, बाल वगैरह बनाते हो, वो आईना ही क्या होता है बच्चों? प्लेन मिरर होता है। समझे? बताओ, सबके घर में आईना लगा है कि नहीं लगा है? छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, लेकिन आईना तो सबके घर में होता है ना। तो उस आईने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेन मिरर बोलते हैं। और इसीलिए मैं बोल रही थी कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कि प्लेन मिरर कभी देखा ना हो या कभी किसी ने इस्तेमाल ना करा हो। सब ने देखा होता है, सब ने इस्तेमाल भी किया होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि हम एक प्लेन मिरर को प्लेन मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो बहुत ही प्लेन होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताऊँ, ये देखो,
ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। और ज़रा आप इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गौर फरमाना। ये देखो, अलग से मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिख रहा है आपको, ये रेड कलर से बेटा यहाँ पर जो मैं अलग से हाईलाइट कर रही हूँ, ये क्या है, अपने प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये दिख रहा है, ये देखो जरा, अपने इस मिरर का, इस आईने का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कितना प्लेन है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे सामने एक ऐसा मिरर आया है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत ही प्लेन है, तो मैं इसको नाम ही दे देती हूँ क्या, प्लेन मिरर। भाई कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो बेसिस होना चाहिए ना नाम देने का। तो मैंने पकड़ा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कि भैया ये एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत प्लेन है, देखो कितना प्लेन है, एकदम प्लेन है। तो मैंने बोला कि भैया तुम कौन हो, तुम प्लेन मिरर ही हो, तुम्हारा नाम ही क्या पड़ जाता है, प्लेन मिरर। लिख दूं, ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी। अब सुनो आगे की बात। अब मान लो कल को मेरे सामने, कल को क्या, बिल्कुल आज सामने आ ही गया है मेरे पास एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके सामने यहां पर मैंने बना करके रख दिया है। इसकी कहानी हो चुकी है बेटा पिछले जन्म में, पिछले जन्म में नहीं, पिछले सेशन में। अब तुम आगे की कहानी सुनो। अब मेरे सामने आज एक ऐसा मिरर आया, ये दिख रहा है तुमको, ये भी एक मिरर ही है। तो इस मिरर को देख करके आप बोलोगे कि मैम इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो प्लेन नहीं दिख रहा है। भाई प्लेन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना मिरर का, वो तो हमने देखा हुआ है। और अगर तुमको और फील करना है इस चीज को, तो तुम्हारे घर में जो आईना लगा हुआ है बेटा, उस आईने के ऊपर जाकर के तुम हाथ फेरो, ऐसे गंदा नहीं करना है कि पानी के हाथ लगा करके फेर दियो बेटा, मम्मी फिर तुमको पेल देंगी, वो नहीं करना है। हाथ साफ करो, ठीक है, गंदगी नहीं मचानी है। और जाकर के जो तुम्हारे घर का आईना लगा हुआ है ना, तुम उसको जाकर ऐसे टच करो ऊपर से लेके नीचे तक, तुम्हें फील होगा कि यार इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कितना प्लेन है। तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इस आईने को अपन प्लेन मिरर क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास एक ऐसा मिरर आया है आज जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख करके तुम खुद ही बोल रहे हो कि मैम कतई प्लेन नहीं है, बल्कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखो मैं अलग से बेटा हाईलाइट कर देती हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ ऐसा है। ऐसा मतलब क्या, अरे कोई वर्ड, कोई शब्द तो होगा ना ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, कि बस ऐसे ही बोलेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं। आप बोलोगे कि मैम इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन तो नहीं है परंतु कर्व्ड है। तो मैम अगर आपने इसको प्लेन बोला था मिरर, तो फिर इसको आप कर्व्ड मिरर बोलो, क्योंकि आप जो नामकरण कर रहे हो, आप जो नाम रख रहे हो, वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही रख रहे हो। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो उस मिरर का नाम रख दिया जाता है प्लेन मिरर। और यदि किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन ना हो करके कर्व्ड हो, तो मैम उसको तो कर्व्ड मिरर बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए, मैंने कब मना करा है। तुम तो मान के पड़ गए कि नहीं मैम तो इसका कुछ अलग नाम रखेंगी। नहीं बेटा, मैं अलग नाम नहीं रखूंगी, वाकई में इसको हम कर्व्ड मिरर ही बोलेंगे। वाकई में इसको अपन क्या बोलेंगे, कर्व्ड मिरर। ये क्या है, एक कर्व्ड मिरर है। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड है। ओके, अब सुनो एक और बात सुनो मेरी। मेरे पास ना एक और मिरर आया है। आप बोलोगे कि मैम कितने मिरर आए हैं भाई आपके पास? अब बस आए हैं, क्या कर सकते हैं। ये देखो, मैंने बोला कि बच्चों मेरे पास आज एक और मिरर आया है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। एक ये आया था और इसके साथ एक और आ गया। तो आप बोलोगे कि मैम ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आप इसको बोलोगे देख करके कि मैम ये वाला और ये वाला मिरर, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं हमको। क्यों? क्योंकि इस मिरर का भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो कर्व्ड था, तभी तो अपन इसको क्या नाम दिया था, कर्व्ड मिरर। और मैम अब जो आपके सामने एक और टाइप का जो मिरर आया है, इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? अरे कर्व्ड है कि नहीं, ये देखो ना, ये
हाईलाइट कर देती हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है क्या? नहीं, कर्व्ड है। तो मैम ये भी कर्व्ड मिरर, ये भी कर्व्ड मिरर, एग्जैक्टली ये दोनों ही क्या है बच्चों? कर्व्ड मिरर्स हैं। मैं लिख दूं यहाँ पर इसको भी, ये भी एक कर्व्ड मिरर ही है, ये भी और ये भी। तो क्या दोनों एक ही जैसे हैं? नहीं, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। इसका इस्तेमाल करते हैं अपन मेकअप करने में, मतलब लड़कियों की बात हो रही बेटा, इसका इस्तेमाल लड़कियां करती हैं मेकअप करने के लिए, और लड़के इस्तेमाल करते हैं अपनी दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए। और ये वाला जो मिरर है इसका इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, वो जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं ना गाड़ी के पीछे देखने के लिए, वहां पर जो है ये वाले मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों मिरर, आपको लग रहा होगा कि मैम ये भी कर्व्ड है ये भी कर्व्ड है, दोनों ही मिरर्स के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो कर्व्ड हैं, तो दोनों एक ही जैसे हैं, जबकि एक ही जैसे नहीं हैं। कुछ सिमिलैरिटीज हैं इनमें, लेकिन बाकी तो ये काफी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और एक जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही कर्व्ड मिरर्स में, वो तो मैं आपको अभी के अभी बता देती हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ भाई? हाँ, इन दोनों ही कर्व्ड मिरर्स में जो एक मेजर डिफरेंस है वो तो मैं आपको अभी के अभी बता देती हूँ। क्या? जरा आप इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखो। आप बोलोगे मैम देख चुके हैं कर्व्ड है। अरे हाँ कर्व्ड तो है, लेकिन कहाँ की तरफ? तो आप बोलोगे मैम अंदर की तरफ कर्व्ड है, एग्जैक्टली। और अगर आप इस कर्व्ड मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखोगे तो कहने को तो ये भी ही कर्व्ड है, लेकिन कैसे? बाहर की तरफ। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ना बेटा, ये आप ये समझ लो कि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना। यहाँ पर देखो ध्यान से, इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ऐसे बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बर्स्ड आउट है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों ही कर्व्ड मिरर्स में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम हमको तो स्फेरिकल मिरर पढ़ना था, ये आप कर्व्ड मिरर पर कहाँ पहुंच गए? तो अरे मुन्नो, ये जो स्फेरिकल मिरर्स है ना, इन्हीं का एक और नाम होता है कर्व्ड मिरर्स। अरे सबका घर का नाम और बाहर का नाम होता है ना, वैसे ही स्फेरिकल मिरर्स का भी एक और नाम होता है कर्व्ड मिरर्स। अब आपके दिमाग में ये तो समझ में मतलब आपको आ ही गया होगा, ये बात तो आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी कि हाँ मैम इन मिरर्स को हम कर्व्ड मिरर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। भाई इसका प्लेन था तो इसको अपन ने क्या बोला? प्लेन मिरर। इन दोनों मिरर्स का जो इनके जो रिस्पेक्टिंग बोल रही हूँ, इन दोनों ही बेटा मिरर्स के जो इनके रिस्पेक्टिव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो कर्व्ड हैं। अंदर की तरफ कर्व्ड हो या बाहर की तरफ कर्व्ड हो, कर्व्ड तो है ना, तो इसलिए अपन ने नाम क्या दे दिया? कर्व्ड मिरर। तो ये नाम तो इन मिरर्स का क्या हुआ है बेटा? हमने जस्टिफाई कर दिया। अरे तुम तो मिट ही गए भाई। ये नाम तो अपन ने जस्टिफाई कर दिया कि इनको अपन कर्व्ड मिरर्स क्यों बोलते हैं। बट अब सवाल ये बनता है कि मैम कर्व्ड मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही तरह के जो कर्व्ड मिरर्स हैं बेटा, ये एक स्फेयर से बनाए जाते हैं। 10th में हो, मैथ्स में तुम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स पढ़े होंगे, सर्कल, ओवल, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हेमीस्फेयर, स्फेयर, सिलेंड्रिकल, कोनिकल शेप, ये सारे शेप्स तुमने पढ़े होंगे। बाकी शेप से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो स्फेरिकल शेप से मतलब है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, अपने पास ना एक इस तरीके की खोखली कांच की बॉल होती है। बॉल तो समझते हो ना, स्फीयर को मार दो गोली, ठीक है, बॉल तो समझते हो। तो अपने पास एक कांच की खोखली बॉल होती है। खोखली अंदर से मतलब जैसे वो प्लास्टिक की वो जो क्रिकेट खेलने वाली बॉल नहीं होती है, वो अंदर से खोखली होती है ना, हॉलो होती है। हॉलो का मतलब होता है खोखला होना, ठीक है। तो वो जो प्लास्टिक की जो बॉल होती है वो अंदर से बिल्कुल आप बोल सकते हो कि खोखली होती है। ठीक वैसे ही हमारे पास एक बॉल होती है, बट वो बॉल प्लास्टिक की नहीं बनती, वो बनती है कांच की, ग्लास की, और वो अंदर से हॉलो होती है, खोखली होती है। आई बात समझ में?
तो वो जो हमारे पास एक कांच की खोखली बॉल है उसको अपन स्फेयर भी बोल सकते हैं। उसी हॉलो ग्लास स्फेयर से बनते हैं अपने ये दोनों कर्व्ड मिरर्स, और इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। दोनों नाम जस्टिफाई हो गए कि इनको कर्व्ड मिरर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो हैं वो कर्व्ड हैं, अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो बट कर्व्ड तो हैं। इनको अपन स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों हॉलो ग्लास स्फेयर से बनते हैं, एक कांच की खोखली बॉल से बनाए जाते हैं, और इसीलिए इनको अपन स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो अब जरा अपन ये देखते हैं कि ये बनाए कैसे जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उन्हें बनाया कैसे जाता है, और प्लस इनके मेजर कंपोनेंट्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा बेटा। अब तक मैं इतनी देर से जो बकवास कर रही हूँ है ना, उससे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा ना कि स्फेरिकल मिरर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, थोड़ा बहुत तो दिमाग में घुसा होगा ना। अब अपन ये देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स बनाए कैसे जाते हैं। अगर आप इनके मेकिंग की प्रोसेस को समझ लोगे ना तो स्फेरिकल मिरर्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ इधर आओ। ये है बेटा अपनी वही कांच की खोखली बॉल, दिख रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। लाइक दिस। ये है हॉलो ग्लास बॉल, और यू कैन से हॉलो ग्लास स्फेयर। लिख दूं? हॉलो, हॉलो मतलब खोखला, हॉलो ग्लास स्फेयर। ठीक है। अब ये जो खोखली कांच की बेटा बॉल है, स्फेयर है, इसका कोई ना कोई ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, है ना, इसका कोई ना कोई ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। मान लो कि इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है ये। कोई भी अपने पास बेटा 2D या 3D शेप होता है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर तो होता है ना। तो ये जो अपने पास कांच की हॉलो बॉल है, जो स्फेयर है, इसका भी कोई ना कोई ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। क्या है ज्योमेट्रिक सेंटर? ये। ठीक है। और सेंटर से लेकर के, या आप ऐसा समझ लो कि ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, इसके सरफेस से, ये जो कांच की खोखली बॉल है, इसके सरफेस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से, उसको अपन क्या बोलेंगे? इसका रेडियस। कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि नहीं मैम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, अरे मुन्नो तुमने ये मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि मान लो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और सर्कल के सरकमफेरेंस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, है ये सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस है, तुम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इसके सेंटर से, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, वो क्या कहलाएगा? सर्कल का रेडियस कहलाएगा ना। तो यहाँ पर भी तो मैंने वही चीज़ करी, कुछ अलग अनोखा थोड़ी ना कर दिया है कि ये अपने पास खोखली कांच की बॉल है, स्फेयर है, इसका ये क्या है? ज्योमेट्रिक सेंटर है, और इस खोखली बॉल जो कि कांच की बनी हुई है, इसके सरफेस पर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँ तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से, वो क्या कहलाएगा? अरे वो क्या कहलाएगा? स्फेयर का रेडियस कहलाएगा, ये कहलाएगा। चलो ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है ना बेटा, इसको मैं अभी के लिए बोल रही हूँ O। अपने इस खोखली कांच की बॉल का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, अभी उसको मैं नाम दे रही हूँ क्या? O। तो O यहाँ पर मैं अलग से लिख दूँ कि O क्या है? O क्या है बेटा? सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक है। और इसके सरफेस पर मैं यदि कोई भी पॉइंट ले लूँ तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ज्योमेट्रिक सेंटर से, वो क्या कहलाएगा? स्फेयर का रेडियस। तो R क्या हो गया? रेडियस ऑफ स्फेयर। ये एक काम करते हैं, इसको O नहीं लेते हैं, इसको अपन C ले लेते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या ले रहे हैं बेटा? C। C क्या है? सेंटर ऑफ स्फेयर, और R क्या है? रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है। अब ये जो हॉलो कांच की बॉल है, जो स्फेयर है बेटा, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लेती हूँ। ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ना कि क्या है ये, मतलब अगर आपके हाथ में कोई कांच की बॉल दे दे, खोखली ही क्यों ना हो वो,
तो आप थोड़ी देर तो देखोगे कि अरे वाह कितनी सुंदर है, फिर बाद में क्या लगेगा, बाद में लगेगा इसको हम तोड़ दें और अंदर झांक के देखें कि अंदर क्या है ना। जैसे कि बचपन में नहीं मम्मी पापा कोई भी टॉय ला करके देते थे हमको, स्पेशली बॉयज़ की ये टेंडेंसी होती है कि उनको कुछ भी टॉय ला करके दे दो बचपने में, तो उनको लगता है कि खेलेंगे बाद में, पहले इसको तोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो बस मुझे भी यही लगा कि यार ये जो बॉल है ना, जो स्फेयर है, हॉलो ग्लास स्फेयर, मुझे मज़े नहीं आई, तो मैंने कहा कि इसको मैं तोड़ के देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो तोड़ा मैंने कैसे, अच्छे से तोड़ा है मैंने, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके अलग कर लिया है। ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको काटा लाइक दिस। ये देखो इस हॉलो ग्लास स्फेयर को मैंने इस तरीके से एक कट लगाया। कट लगाने से हुआ क्या बेटा, इसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला टुकड़ा, इसको मैंने काट करके बेसिकली अलग कर लिया है लाइक दिस। ये लाइक दिस। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको मैं पहले ठीक कर दूं। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास एक खोखली कांच की बॉल थी, एक स्फेयर था, उसमें मैंने कट लगाया और कट लगा करके मैंने क्या करा, उसके एक छोटे से टुकड़े को मैंने काट करके ऐसे अलग कर लिया है। ये दिख रहा है आपको टुकड़ा? ये टुकड़ा बेटा पहले इस स्फेयर का ही हिस्सा था, लेकिन अब इस टुकड़े को मैंने काट करके अलग कर लिया है। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहती हूँ लाइक दिस। ये देखो इस टुकड़े को मैंने बेटा काट के क्या करा है, स्फेयर से अलग कर लिया है। आप बोलोगे कि मैम अब तो ये जो दिख रहा है ना हमको, ये तो सिंपल एक कर्व दिख रहा है। एग्जैक्टली अब ये सिर्फ क्या रह गया है, एक कर्व रह गया है। बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे कर्व रह गया है, स्फेयर है तो स्फेयर। अरे काहे का स्फेयर, काहे का स्फेयर? स्फेयर तो ये तब था जब इसके टुकड़े को मैंने काट करके अलग नहीं किया था, तब ये कंप्लीट स्फेयर था। अब तो इसका टुकड़ा मैंने काट करके अलग ही कर लिया, इसको तोड़ ही दिया मैंने, तो अब काहे का स्फेयर? अब सिर्फ क्या रह गया है, ये कर्व रह गया है। कर्व मतलब कि ये कांच का टुकड़ा रह गया है। तो यहां पे मैं लिख दूं, ये क्या है, एक ग्लास पीस है, ये एक सिंपल ग्लास पीस है मेरे पास, ठीक है, और इसको मैं कर्व बोल रही हूं अब कि अब ये सिंपल क्या रह गया है, कर्व रह गया है। अब कोई स्फेयर वेयर कुछ भी नहीं है। अब जरा सुनो मेरी बात, तुमको मैंने सेशन के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अपन एक कांच के टुकड़े को मिरर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सिल्वरिंग कर देते हैं ना, अरे सिल्वर पॉलिश लगा देते हैं। तो मेरे पास ये कांच का टुकड़ा है, मेरे पास ये ग्लास पीस है, इसको मैं मिरर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? आप बोलोगे कि मैम यदि कांच का टुकड़ा है तो उसके किसी एक साइड पर लगा दो सिल्वर पॉलिश, कर दो सिल्वरिंग, तो वो बन जाएगा मिरर। ठीक वैसे ही यहाँ पर मेरे पास क्या है बेटा, ये ग्लास का टुकड़ा है, ये पीस है जो मैंने काट करके निकाला था हॉलो ग्लास स्फेयर से, इसका मुझे बनाना है मिरर। तो मैं कैसे बनाऊंगी? किसी एक साइड को मुझे यहाँ पर सिल्वर पॉलिश लगानी पड़ेगी, सिल्वरिंग करनी पड़ेगी। कौन सी साइड को लगाऊं? आप बोलोगे कि मैम मिरर के तो यहाँ पर, मतलब मिरर नहीं सॉरी, ग्लास पीस, ये जो कांच का टुकड़ा है मैम आपके पास, इसके तो हमें दो साइड दिख रहे हैं, एक ये वाला साइड दिख रहा है और एक ये वाला साइड दिख रहा है। तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखो, आप बोलोगे कि मैम हमको तो इसके दो साइड दिख रहे हैं, एक ये वाला साइड दिख रहा है और मैम एक ये वाला साइड दिख रहा है। तो दोनों साइड पर तो सिल्वर पॉलिश एक ही साथ लगा नहीं सकते, किसी एक साइड को ही हमें चूज करना पड़ेगा फॉर श्योर। तो आपने बोला कि मैम एक काम करिए, जिसका ये वाला साइड है ना कांच के टुकड़े का, ये यहाँ कर दीजिए आप वो सिल्वरिंग, यहाँ फेर दो सिल्वर पॉलिश। मैंने कहा चलो ठीक है, लो फेर दी यहाँ पर मैंने सिल्वर पॉलिश लाइक दिस, ये मैंने लगा दी सिल्वर पॉलिश, सिल्वरिंग कर दी। और तो और यहाँ पर मैंने एक लाल पेंट भी लगा दिया, ठीक है, ये लो एक लाल पेंट भी लगा दिया। अब लाल पेंट क्यों लगाते हैं मैं समझा चुकी हूँ पिछले सेशन में। तो अब बताओ, क्या ये कांच का टुकड़ा मिरर नहीं बन गया? भाई पहले तो ये महज क्या था, एक
कांच का टुकड़ा था, ग्लास पीस था। मैंने कहा कि मुझे इसको मिरर बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिल्वरिंग करनी पड़ेगी। इसके एक साइड पर मुझे सिल्वर पॉलिश लगानी पड़ेगी। तो मैंने वही तो किया। इस कांच के टुकड़े के दो साइड थे, मैंने क्या करा, ये वाले साइड पर सिल्वर पॉलिश लगा दी, सिल्वरिंग कर दी, और उसके ऊपर मैंने लाल पेंट भी लगा दिया। यानी कि अब इस कांच के टुकड़े का, भाई इस साइड तो अपन ने पॉलिश लगा दी ना, ये जो कांच का टुकड़ा था ना बेटा, इसके इस साइड पर तो हमने पॉलिश लगा दी। अब बचा कौन सा साइड, ये वाला साइड। तो आफ्टर सिल्वरिंग, कांच के टुकड़े का जो ये वाला साइड है बेटा, कौन सा, जो ये वाला साइड है, ये क्या बन चुका है, अरे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बन चुका क्या, यही तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई पीछे तो क्या करा है, सिल्वरिंग कर दी, तो ये वाला सरफेस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे लिख दूं कि ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब फाइनली मेरा कांच का टुकड़ा क्या बन चुका है, कांच का टुकड़ा अब क्या बन चुका है बेटा, मिरर बन चुका है कि नहीं बन चुका है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सिल्वरिंग ये क्या बन चुका है, कांच का टुकड़ा मिरर बन चुका है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो आपने मिरर बनाया है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो कर्व्ड है, जैसा कि आपने हमको यहां बताया था। और क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो इसका नाम क्या पड़ना चाहिए, कर्व्ड मिरर। एग्जैक्टली बच्चों, यहां पर मैंने कर्व्ड मिरर ही बनाया है, कर्व्ड मिरर ही बनाया है। कैसे बनाया, तुम्हारे सामने बनाया। ठीक है, कि एक कांच की खोखली बॉल थी, उसका एक टुकड़ा काट करके उसके एक साइड पर पॉलिश लगा दी, तो दूसरा साइड क्या बन गया, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखने में ही समझ में आ रहा है कि कर्व्ड है, तो इन शॉर्ट ये क्या बन गया, कांच का टुकड़ा कर्व्ड मिरर बन गया। और क्योंकि ये कर्व्ड मिरर कैसे बना है, एक हॉलो ग्लास स्फेयर से बना है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल मिरर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब समझ में आया जो मैंने यहाँ पर कहा था ना कि कर्व्ड मिरर को अपन स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते, क्योंकि ये कांच की खोखले स्फेयर से ही बनाए जाते हैं, कांच के खोखले बॉल से ही बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में। तो आप बोलोगे कि मैम ठीक है, इतना हमें समझ। फिर आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि मैम जैसे कि आपके पास जो कांच का टुकड़ा था, है ना, आपके पास जो कांच का टुकड़ा था, यहाँ पर मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, उसके दो साइड थे, उसके दो सरफेस थे, एक ये वाला था, एक ये वाला था। हमने क्या किया था, जो साइड बाहर की तरफ निकला हुआ था वहां पर पॉलिश लगा दी थी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर धसा वाला सरफेस बन गया था। अब मैम हम इसका उल्टा भी तो कर सकते थे ना, कि इस कांच के टुकड़े का जो ये वाला सरफेस था जो अंदर की तरफ धसा हुआ है, ठीक है, जो ये वाला सरफेस था ना जो अंदर की तरफ धसा हुआ है, मैम इसको भी तो हम सिल्वर पॉलिश कर सकते थे। यहाँ पर तो हमने जो बाहर निकला था सरफेस वहां पर पॉलिश करी, तो ये बन गया। लेकिन इसका उल्टा भी तो कर सकते थे हम, जो सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ है कांच के टुकड़े का, अरे उसकी भी तो पॉलिश कर सकते थे ना। हाँ कर सकते थे, किसने मना करा है, कर लो। तो आपने कहा कि ठीक है मैम, इस बार हम क्या करेंगे, कांच के टुकड़े का वो वाला सरफेस या वो वाला साइड जो अंदर की तरफ कर्व्ड है उसे हम पॉलिश कर देंगे, सिल्वरिंग कर देंगे। यहां पर क्या था, जो सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड था उस पर सिल्वरिंग करी थी। यहां का क्या करा है अब हमने, जो सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड था वहां पर करिए सिल्वरिंग। करने के बाद लो लाल पेंट भी लगा ही देना, इतना करा है तो लो लाल पेंट भी लगा देना। बधाई हो। क्यों बधाई हो, अरे तुम्हारा कांच का टुकड़ा बन चुका है एक कर्व्ड मिरर। कांच का टुकड़ा था, अब क्या बन चुका है, वो कर्व्ड मिरर बन चुका है। कौन सा, यही तो जानने वाली बात है। मतलब इसको भी तो अपन स्फेरिकल मिरर ही बोलेंगे ना बेटा, क्योंकि आखिरकार कैसे बना, ये भी तो एक स्फीयर से ही बना है ना। तो जब अपन कांच के टुकड़े का जो बाहर की तरफ उभरा हुआ सरफेस होता है, जब अपन उसको सिल्वर करते हैं तो ऐसा मिरर बनता है। और जब अपन कांच के टुकड़े का वो वाला सरफेस
जो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, जब अपन उसको पॉलिश करते हैं, जब अपन उसकी सिल्वरिंग करते हैं तो ऐसा मिरर बनता है। इन एनी केस बनने तो वो अल्टीमेटली बेटा कर्व्ड मिरर ही वाला है, या आप उसको स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हो, बट अब वही वाली बात आ जाती है कि मैम कुछ तो इनके मतलब डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए ना, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी कर्व्ड मिरर, ये भी कर्व्ड मिरर, ये भी स्फेरिकल मिरर, ये भी स्फेरिकल मिरर, हालांकि दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, भाई देखो ना, अंदर की तरफ जो कर्व्ड सरफेस था वहां पर अपन ने क्या करी, सिल्वरिंग कर दी। इसका मतलब क्या कि अब इस कांच के टुकड़े का जो ये वाला सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये बन चुका है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो कुछ भी कर लो, चाहे बाहर पॉलिश करो चाहे अंदर पॉलिश करो, इन एनी केस बनेगा तो वो क्या, एक स्फेरिकल मिरर ही, एक कर्व्ड मिरर ही, लेकिन कुछ डिफ्रेंसिएशन भी तो होना चाहिए ना दोनों के बीच में। तो अब टाइम आ गया इनको नाम देने का। कब तक बोलेंगे ये कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है? कब तक? कोई नाम भी तो होना चाहिए ना। जैसे कि सपोज दो जुड़वा भाई हुए हैं, तो जिंदगी भर जुड़वा भाई तो नहीं बोलेंगे ना, अलग अलग नाम तो रखे जाते हैं ना उन ट्विंस का भी। तो यहाँ पर भी बेटा इन ट्विंस का नाम रखना पड़ेगा, वो भी अलग अलग। इसका नाम अपन रखते हैं कॉनकेव मिरर, और इसका रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता। अब जिसने रखा है उससे जाकर के पूछ लेना, मुझे नहीं पता किसने रखा है। क्या मतलब हुआ, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, ये एक ऐसा कर्व्ड मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो। मैं पे लिख देती हूं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो, उसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉनकेव मिरर। और एक ऐसा स्फेरिकल मिरर या एक ऐसा कर्व्ड मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्ज्ड हो, इट इज बल्ज्ड आउट, या एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड हो, ये अंदर की तरफ कर्व्ड है, ये बाहर की तरफ कर्व्ड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैं लिख देती हूं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, या दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इस मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट इज बल्ज्ड आउट, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ऐसे बाहर की तरफ उभरा हुआ है, बल्ज्ड आउट है या कर्व्ड है बाहर की तरफ। ऐसे मिरर को अपन क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। किसने बोला? मुझे नहीं पता, तुम खुद पता कर लेना और उससे जाकर के पूछ लेना कि ऐसा नाम आपने क्यों दिया है। तो कई बार बेटा एक एक नंबर के लिए ना ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। मैं इतनी देर से तुम्हें सब बातें क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक नंबर के लिए कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो तुम्हें लिखना आना चाहिए ना कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउट, या आप बोल सकते हो कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, उसको अपन बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये थोड़ा सा मिट गया है, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। अच्छा, इतना पल्ले पड़ा। इतना समझ में आ गया ना? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होना शुरू होती है कि मैम कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है या कॉन्वेक्स का? मैम कॉन्वेक्स के शायद अंदर रहता है। मैम बहुत कंफ्यूजन है, कुछ बताओ। तो इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ, तरीका बताती हूँ। केव का मतलब पता है क्या होता है? बचपन में सिखाते थे कि लॉयन और टाइगर कहाँ रहते हैं? अपनी केव में रहते हैं।
मतलब गुफा में रहते हैं। गुफा मतलब क्या? एक ऐसा आप बोल सकते हो कि रीजन जो थोड़े अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, है ना। केव मतलब गुफा, गुफा मतलब क्या? एक ऐसी जगह जो थोड़ी गहरी हो। गुफा एक ऐसी जगह जो थोड़ी गहरी हो, अंदर की तरफ धंसी हुई हो। तो जब आप बेटा ये वाले मिरर को देखते हो, जब आप ये वाले कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर को देखते हो, तो इसको देख करके आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा गुफा जैसा है, मतलब कि थोड़े अंदर की तरफ धंसा हुआ है। मान लो कि यहाँ से लाइट रे आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है लाइट रे। अब लाइट रे को क्या करना है? लाइट रे को रिफ्लेक्टिंग मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाकर के टकरा करके वापस आना है ना। तो अब ये लाइट रे जा रही है मिरर की तरफ, क्यों? इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के लिए, टकरा करके वापस आने के लिए, मतलब कि रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन अब ये लाइट रे जो है बेटा बहुत परेशान है। ये लाइट रे परेशान है, क्यों परेशान है? ये लाइट रे बोल रही है कि यार कैसा मिरर जो है ला करके रखा है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है जाने कहाँ छुपा हुआ है, किसी गुफा में अंदर की तरफ धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, समझे? कि जाना तो लाइट रे को कहाँ है? मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जाके गिरना है, टकराना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा सा ऐसे धंसा सा हुआ है, ऐसे अंदर की तरफ है, गुफा जैसी बनी हुई है। लाइट रे बोलेगी कि ऐसा लग रहा है किसी गुफा में जा रही हूं मैं। तो गुफा मतलब क्या? केव। और केव से ही हमने नाम रख दिया क्या? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या वर्ड आ रहा है? केव। केव मतलब क्या? गुफा। यानी कि एक ऐसा मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा की तरफ हो, है ना, गुफा की तरफ हो या गुफा की तरह हो, मतलब गहरा हो। अंदर जाओगे जब मिरर के, तब जाकर के आपको उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा। तो ऐसी मिरर को अपन क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, ऐसा लगता है किसी गुफा में जा रहे हो, केव में जा रहे हो। तो ये हो गया कॉनकेव, और ये हो गया कॉन्वेक्स, कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ। खत्म बात। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, इतना क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी? कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की। 4 कॉम्पोनेंट्स तुमको मुझे पढ़ाने हैं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, चलो प्रिंसिपल एक्सिस भी मान लो, ठीक है। कुल मिलाकर के ये 5 हो गए। आप बोलोगे कि मैम आपने एक मेजर कंपोनेंट छोड़ दिया स्फेरिकल मिरर्स का, क्या? फोकस। छोड़ा नहीं है, पढ़ाऊंगी तो वो भी आज, लेकिन तुम्हें इतना समझाना जरूरी है कि फोकस कभी किसी स्फेरिकल मिरर का कंपोनेंट नहीं होता। जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अपर्चर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? मिरर के कंपोनेंट होते हैं। फोकस कोई कंपोनेंट नहीं होता। फोकस हैज टू बी ऑब्टेन। फोकस को ऑब्टेन करना पड़ता है, वो कोई कंपोनेंट नहीं होता है मिरर का। फोकस हमेशा ढूंढना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ऑब्टेन करना पड़ता है, समझे? तो वो कोई बना बनाया कंपोनेंट नहीं होता, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। चलो अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक होगा इस सेशन का, एंड दैट विल बी components of spherical mirrors। एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा, अभी तो पढ़ा था बेटा, याद होना चाहिए, ये दोनों जो अपन ने कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाए थे, इनको बनाने के पहले, या ऐसा समझ लो कि जब अपन ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को बनाना सीखा था, तो शुरुआत में अपने पास क्या थी? शुरुआत में अपने पास ये कांच की खोखली बॉल थी, है ना। अपने पास हॉलो ग्लास स्फेयर था, जिसका मैंने आपको बताया था कि भाई कोई ना कोई ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ स्फेयर। कैपिटल सी से इसको अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है इसका? रेडियस ऑफ स्फेयर होता है। याद है कि नहीं? वही चीज़ यहाँ पर अब मैं एक बार फिर से आपको जो है ना बेटा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, कि यहाँ पर मेरे पास क्या है? वही कांच की खोखली बॉल है, हॉलो ग्लास स्फेयर है, ठीक है। ये है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, और जिसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। और ये क्या है? ये है रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब इससे कांच बनाना है मुझे,
कांच नहीं, मुझे इससे वो बनाना है, क्या, कॉनकेव मिरर बनाना है। सपोज चलो अपन कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कंपोनेंट्स ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, फिर अपन बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, है ना, आपके लिए आसान होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉनकेव मिरर, तो बेटा तुम ही बताओ, मेरे पास यदि एक हॉलो ग्लास स्फेयर है और इससे मुझे क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैंने सबसे पहले तो आपको ये तोड़ना पड़ेगा, आपको इसका एक टुकड़ा काट करके अलग करना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत सही, लो कुछ इस तरीके से मैंने इस हॉलो ग्लास बॉल के एक टुकड़े को काट करके अलग कर लिया है, ठीक है, एक टुकड़े को काट करके मैंने अलग कर लिया है, लाइक दिस। अरे मुझे बनाना है ना इसको कॉनकेव मिरर, इससे तो मैंने क्या करा, इसके छोटे से टुकड़े को मैंने काट करके अलग कर लिया है। ये मत बोलना कि मैम बस काटा पीटा बन गया कॉनकेव मिरर, नहीं, ये तो अभी सिर्फ क्या है, एक महज कांच का टुकड़ा है, ये ग्लास पीस है, इसको मिरर बनाना पड़ेगा। तो मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे पॉलिश करनी पड़ेगी ना, सिल्वरिंग करनी पड़ेगी। और क्योंकि हमें क्या करना है, कॉनकेव मिरर बनाना है, तो कॉनकेव मिरर बनाने के लिए इस छोटे से कांच के टुकड़े कि कौन से सरफेस पर या कौन से साइड पर मुझे सिल्वरिंग करनी पड़ेगी, वो वाला सरफेस या वो वाला साइड जो कि बाहर की तरफ उभरा हुआ है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना बेटा, जो बल्ज्ड आउट है, वो वाले सरफेस को, साइड को मैं क्या करूंगी, उस पर सिल्वरिंग कर दूंगी, ठीक है। तो तब जा करके ये क्या बनेगा, ये देखो, तब जा करके क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा। ये डिजाइन क्यों बनाते हैं, ये पिछले बार तुमको मैंने पढ़ाया है पिछले सेशन में, है ना। तो ये बन गया क्या अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। शुरुआत में अपने पास स्फेयर था, ये उसका सेंटर था, ये उसका रेडियस था, इसके छोटे से टुकड़े को काट करके अलग किया, उससे क्या बना लिया, कॉनकेव मिरर बना लिया है। तो अब जरा मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो अब सेंटर है इसको अपन क्या बोलेंगे। जब तक कि अपन ने ये कांच के टुकड़े को काट करके अलग नहीं करा था स्फेयर से, तब तक तो ये सेंटर ऑफ स्फेयर कहला रहा था और ये रेडियस ऑफ स्फेयर कहला रहा था। अब क्या हुआ है, अब तो मैंने स्फेयर के कांच के टुकड़े को काट करके अलग ही कर लिया है, उससे मैंने मिरर बना लिया है। तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या अभी भी इसको सेंटर ऑफ स्फेयर बोलेंगे, क्या अभी भी इसको रेडियस ऑफ स्फेयर बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्यों, अरे बेटा अभी ये स्फेयर रहा कहाँ, स्फेयर तो ऐसा होता है ना, या एक शेप होता है हेमीस्फेयर, ये कौन सा शेप है भाई, इसको तो मैं कोई शेप नहीं जानती, ये तो भगवान जाने कौन सा जो है ना शेप है। जब तक कि ये कांच के टुकड़े को मैंने काट करके अलग नहीं किया था तब तक तो ये स्फेयर था। अब जब इसका कांच का टुकड़ा मैंने काट करके अलग ही कर लिया है, तो अब काहे का स्फेयर, अब काहे का स्फेयर, कोई स्फेयर नहीं बचा है, कोई स्फेयर नहीं बचा, कोई स्फेयर नहीं बचा, लाइक दिस। तो आप बोलोगे कि मैम फिर बचा क्या है, तो बचा है बेटा ये कर्व, ये कर्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुमको। जैसे ही कांच का टुकड़ा काट करके अलग किया स्फेयर से, बेटा स्फेयर की जो आप बोल सकते हो कि जो एग्जिस्टेंस थी वो खत्म हो गई, अब स्फेयर स्फेयर नहीं रहा। अब क्या बचा है, अब बचा है सिर्फ कर्व। तो अब इस सेंटर को अपन सेंटर ऑफ स्फेयर नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एक बार स्फेयर से, हॉलो ग्लास स्फेयर से आपने कांच का टुकड़ा काट करके अलग कर लिया, तो अब स्फेयर नहीं बचा, अब सिर्फ बचा है कर्व। तो स्फेयर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर था बेटा, अब वो सेंटर ऑफ स्फेयर नहीं, अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा, जिसको कि अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आप बोलोगे कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है उस स्फेयर का जिसका कि हमारा स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा था। समझे मेरी बात को, तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा। ये सबसे पहले ज्योमेट्रिक सेंटर था अपने स्फेयर का, हॉलो ग्लास स्फेयर का, लेकिन जैसे उसका कांच का टुकड़ा काट करके हमने अलग करा, अब वो स्फेयर स्फेयर नहीं बचा, अब सिर्फ क्या बचा, कर्व।
तो अब इसको सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल सी से। ओके, सिमिलरली ये क्या है, आप बोलोगे कि मैम ये तो रेडियस ऑफ स्फीयर था। अब वही वाली बात हो गई, ये भी पहले क्या था, सेंटर ऑफ स्फीयर था, लेकिन अब तो स्फीयर बचा ही नहीं, अब तो सिर्फ क्या बचा है, कर्वेचर बचा है। तो इसीलिए सेंटर ऑफ स्फीयर को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक वैसे ही आर को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर को अब क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिर्फ कर्व बचा बेटा, सिर्फ वो तुम्हारा स्फीयर तो बचा ही नहीं है। तो काहे का सेंटर ऑफ स्फीयर, काहे का रेडियस ऑफ स्फीयर, जो बचा है उसके रिस्पेक्ट में बोलो ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको भी डिफाइन करने के लिए पूछते हैं, तो कैसे डिफाइन करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर था जिसका कि हमारा कभी स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा था। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करती हूँ। लाइक दिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों को लगता है कि मैम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है बस यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। नहीं बेटा, आप स्फेरिकल मिरर, जैसे कि हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ठीक है, आप इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। सपोज तुमने पॉइंट लिया है ये वाला, सपोज तुमने पॉइंट लिया है ये वाला, है कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मान लो तुमने पॉइंट लिया है ये वाला, तो इस पॉइंट से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहलाएगा। वो रेडियस, जैसे कि देखो, जैसे अपन सर्कल में बोलते हैं ना, जैसे अपन सर्कल में बोलते हैं कि ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब तुम इसके सरकमफेरेंस पर कहीं भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। सपोज तुमने यहाँ लिया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, है ना। सिमिलरली अब तुम यहाँ ले लो पॉइंट, तो इस पॉइंट से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, अगेन रेडियस कहलाएगा। ऐसा तो नहीं कि तुम बोलोगे कि नहीं मैम सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, मतलब इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। ये वाले पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस है ना, रेडियस नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, तुम सर्कल के सरकमफेरेंस पर कहीं भी पॉइंट ले लो, कोई से भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से, वो रेडियस ही कहलाएगा। तो यहाँ पर भी सेम बात है कि तुम कॉन्केव मिरर के सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, वो क्या कहलाएगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो ये दो कंपोनेंट हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और कंपोनेंट होता है जिसको अपन प्यार से बोलते हैं पोल और डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। पोल क्या होता है बेटा, मिरर का सेंटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप चीज़ लो उसको कोई ना कोई सेंटर तो होता है ना, तो वैसे ही कॉन्केव मिरर या कोई भी आपके पास स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है, जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो जैसे कि अपना ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, तो इसका ये जो सेंट्रल पॉइंट होगा, जो इसका सेंट्रल पॉइंट होगा बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, सो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्केव मिरर या स्फेरिकल मिरर को अपन क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, अब पता है अपन क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं अपन इमेजिनरी लाइन। क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं अपन इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्रॉस करते हुए निकलती है। क्या बोला मैंने, अब अपन ड्रॉ करते हैं एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया, रुको, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्रॉस करते हुए निकलती है। और इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। ये दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की जहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये बनी नहीं होती है, ये अपन इमेजिन करते हैं कि ये क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिरर के क्रॉस कर रही है।
और इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक अनदर कंपोनेंट हो गया बेटा। ठीक, इतना सब कुछ समझ में आया। अब एक और कंपोनेंट होता है, एक और कंपोनेंट होता है अपर्चर। स्फेरिकल मिरर या कॉन्केव मिरर का अपर्चर। आप बोलोगे कि मैम अपर्चर क्या होता है? ये जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है कॉन्केव मिरर का, इसका जो डायामीटर है, मेरी बात को समझना बेटा, ये आपको दिख रहा है कॉन्केव मिरर, इसका ये आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर होता है, उस डायामीटर को अपन बोलते हैं कॉन्केव मिरर का अपर्चर। आपकी एनसीईआरटी बुक खुद ये बोलती है कि मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको जो डायामीटर होता है, उसे हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक ऐसा मिरर है जिसका अपर्चर छोटा है। मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक ऐसा मिरर है जिसका अपर्चर छोटा है, ये अपर्चर छोटा है, तो छोटा होने से अपर्चर क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के जो लाइट रेज गिरने वाली है ना, वो मतलब आप ये समझ लो कि कम गिर सकती है। क्यों भाई, अपर्चर छोटा है मिरर का, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी तो छोटा होगा ना, तो कम लाइट रेज हो सकता है कि उसके ऊपर आकर के गिरे, लाइक दैट। अपर्चर बड़ा, अपर्चर छोटा, मतलब समझ में आया कि एंटायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बेटा मिरर के जो डायमीटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, जिसको अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सो दिस इज अपर्चर। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी पोल, पोल क्या है, मिरर का सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्रॉस करती हुई निकल जाती है, और ए मतलब अपर्चर, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर। इतना समझ में आ गया। चलो, अब इसी तरीके से अपन क्या करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को बनाने का तरीका क्या होगा, वही तरीका जो इस तरीके से अपन ने कॉन्केव मिरर को बनाया था। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक हॉलो ग्लास बॉल। ये अपने पास एक हॉलो ग्लास बॉल, ये है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर जिसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, और ये है उसका रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इसका मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा टुकड़ा काट करके अलग कर लूँगी। ठीक है, तो ये मैंने काट के बेटा अलग कर लिया है इसका छोटा सा टुकड़ा, लाइक दिस, या कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो मेरे पास हॉलो ग्लास बॉल थी या हॉलो ग्लास फेयर था, उसका मैंने छोटा सा कांच का टुकड़ा काट करके मैंने कुछ इस तरीके से इसको अलग कर लिया है। अब ये क्या है, ग्लास पीस है। मुझे क्या करना है, इसको मिरर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही सिल्वरिंग करनी पड़ेगी। कहाँ करूँ सिल्वरिंग? आप बोलोगे कि मैम ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है साइड, यदि आप यहाँ कर दोगे सिल्वरिंग तो फिर तो बेटा ये तो कॉन्केव मिरर बन जाएगा। हमको क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर बोले तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, बल्ज्ड आउट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कांच का टुकड़ा है ना बेटा, इसके जो अंदर की तरफ धसा हुआ साइड है, यहाँ पर पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, सिल्वरिंग करनी पड़ेगी, तब जा करके ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने क्या करा है, अंदर की तरफ जो इसका साइड था, जो सरफेस था, यहाँ पर कर दी है मैंने सिल्वरिंग, पॉलिशिंग। तो अब ये क्या बन गया है, कॉन्वेक्स मिरर बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब आप खुद देख सकते हो ना कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसे देखो कैसा हो रहा है, बाहर की तरफ कर्व हो रहा है, मतलब कि बर्स्ट आउट है। ठीक है, चलो, तो अभी क्या बन गया है, मिरर बन चुका है। तो ये जो सेंटर था बेटा, जो पहले कभी स्फेयर का था, अब स्फेयर तो बचा नहीं क्योंकि उसका कांच का टुकड़ा मैंने काट करके अलग कर लिया है। तो अब इसको सेंटर ऑफ स्फेयर तो नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे भाई स्फेयर तो बचा ही नहीं,
जब तक कि कांच का टुकड़ा मैंने काट करके अलग नहीं किया था तब तक ये स्फेयर था। अब तो स्फेयर बचा ही नहीं है मुन्नो, अब तो स्फेयर बचा ही नहीं है, नो स्फेयर। अब सिर्फ क्या बचा है, कर्व बचा है। तो उसके आप बोल सकते हो कि जो, हाँ चलो ठीक है, ये एक काम करो ना, चलो ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। हाँ, तो अब तो स्फीयर बचा नहीं, अब तो सिर्फ क्या बचा है, कर्व बचा है। तो इसके सेंटर को क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ स्फीयर? नो, आप इसको बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया। आप बोलोगे कि मैम कॉनकेव मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और कॉन्वेक्स का भी, तो अरे भाई चाहे कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों ही जो मिरर्स हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स या कर्व्ड मिरर्स, अरे हॉलो ग्लास फेयर से ही तो बने हैं ना, तो दोनों के पास तो उनका अपना अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा। तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लाइक दिस, ये बन जाएगा क्या बेटा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर दूं, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अपना ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सरफेस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर के सरफेस पर, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर भी वही है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहाँ से लेकर मतलब वहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, तो उस पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर के पास भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा तो कैसे डिफाइन करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर था उस स्फीयर का जिसका कि कभी हमारा स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा था। ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये कि रेडियस ऑफ स्फीयर जिसका कि अपना स्फेरिकल मिरर एक हिस्सा है। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट की यदि हम बात करें पोल की, तो पोल मतलब क्या, वही सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। तो कॉनकेव मिरर का सेंट्रल पॉइंट पोल कहलाता है। सिमिलरली जो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, उसका भी जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या कहलाता है, पोल ही कहलाता है। ठीक है, तो पोल इसके पास भी है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही ड्रॉ करेंगे एक इमेजिनरी लाइन जो जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्रॉस करती है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल, बहुत मोटी बन गई, रुको, एक प्रिंसिपल एक्सिस समथिंग लाइक दिस, जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इसके पास भी है। अपर्चर होगा क्या, ऑफ कोर्स होगा भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसका जो डायमीटर होगा, है ना, ये देखो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या है, डायमीटर है, तो इस डायमीटर को अपन क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, चल अगर आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर जरा आप ध्यान दो, तो आप एक चीज नोटिस करोगे। मैंने क्या बोला, यदि आप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ध्यान दो, गौर करो, तो आप यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस नोटिस करोगे। क्या, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, वो मिरर के सामने ही लाई करता है। मिरर के सामने लाई करने का मतलब क्या है, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। ये दिख रहा है तुमको कॉनकेव मिरर, तुमको इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है, ये वाला है ना, ये क्या है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये क्या है, उसका सिल्वर्ड सरफेस है। तो जब भी मैं बोलूँ सेशन में बेटा, ये जब अपन आगे बढ़ेंगे, जब अपन मिरर फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, जब अपन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के सामने है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के सामने, इमेज कहाँ बन रही, मिरर के सामने। तो ये मिरर के सामने या ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सामने या इमेज बन रही है या ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने रखा हुआ है, ये मिरर के सामने का मतलब क्या होता है, मिरर के सामने का मतलब होता है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में। यहां पर मैं लिख दूं कहीं कि मिरर के सामने का मतलब क्या होता है,
रिफ्लेक्टिंग मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड की अगर कोई भी चीज मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ हो, उस साइड में हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो चीज मिरर के सामने है। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि मेरे पास अच्छा हाँ चलो ठीक है, मेरे पास मिरर भी है, ये देखो, ये मिरर है, दिख रहा है तुमको मिरर? यहां पर क्या होने वाला है? रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा हुआ है। भाई मैं यहाँ तो नहीं रखूंगी ना कि मैं बोलूँगी कि भाई जो पेन है ना उसको मैं यहाँ रखूंगी ताकि इसकी इमेज बनेगी। अरे बेटा, तुम्हें ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखना होगा, है ना, इसके सामने रखना होगा। तुम इसके पीछे रखोगे तो किसी भी जन्म में इसकी इमेज बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखने का मतलब क्या है बेटा, या मिरर के सामने होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है। ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में मैंने क्या रखा हुआ है? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा है। यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है कि ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सामने का मतलब क्या है? मिरर के सामने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर देखोगे कि अपना ये क्या है? कॉन्केव मिरर है, और ये क्या है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और वो उसका सिल्वर्ड सरफेस है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये कहाँ लाए करते हैं? ये लाए करते हैं मिरर के सामने। मिरर के सामने मतलब क्या? कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस साइड में। देखो ना, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसी की तरफ क्या आ रहा है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है। तो आप बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? अरे बड़ी बात है। जब आप कॉन्वेक्स मिरर को देखोगे ना, तब आपको इसका बिल्कुल उल्टा दिखेगा। कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? कॉन्वेक्स मिरर का आप बोलोगे कि मैम रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ है, ये तो इसका सिल्वर्ड सरफेस है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ नहीं, सिल्वर्ड सरफेस की तरफ, मतलब कि मिरर के पीछे। मिरर के सामने का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में। जैसे अपन बोलते हैं ना कि हम मम्मी के साइड में, हम पापा के साइड में। तो जब कोई चीज़ मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में हो तो वो क्या कहलाएगी? मिरर के सामने कहलाएगी। यहाँ पर जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है ना बेटा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो यहाँ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ है, इस साइड है मतलब। और ये क्या है? ये वाला साइड है सिल्वर सरफेस का साइड। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये कहाँ लाई कर रहे हैं? सिल्वर्ड सरफेस के साइड, मतलब कि मिरर के पीछे। मैंने यही आपसे कहा था कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर पकड़ में आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं इसको लिखना भी चाहती हूँ कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ लाए करते हैं? दे लाई मिरर के सामने। ऐसे लिख दो, मिरर के सामने, या दे लाई इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये कहाँ आते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने आते हैं। मिरर के सामने मतलब उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहाँ लाए करते हैं? बिहाइंड द मिरर। दे लाई बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये सवाल बेटा एक नंबर के लिए बन भी जाता है कई बार कि कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो कहाँ लाए करते हैं? तो आपको लिखना होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना, मिरर के सामने। ऐसा लिख दो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अरे रुको, और करके लिख दो, और दे लाई इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दे लाई बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे।
मिरर के पीछे का मतलब क्या है, सिल्वर्ड सरफेस की तरफ, ठीक है। चलो अब एक आखिरी चीज रह गई है जो कि है फोकस। फोकस कोई कंपोनेंट नहीं होता है बच्चों, फोकस को ऑब्टेन किया जाता है। कैसे ऑब्टेन करते हैं, आ जाओ अपन सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में एक मेजर डिफरेंस बताती हूँ। पहला मेजर डिफरेंस क्या था, अभी तक अपन ने क्या क्या डिफरेंसेस देख, अच्छा चलो ठीक है, अभी तक अपन ने जो भी मेजर डिफरेंसेस देखे हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, जरा अपन एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस कॉनकेव मिरर का जो अपन ने सबसे पहले देखा था ना, फर्स्ट मेजर डिफरेंस ये वाला था ना, कि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, एंड कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स या इट इज बर्स्ड आउट, ठीक है। ये हो गया पहला मेजर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस अपन ने अभी अभी देखा कि कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दे लाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दे लाई बिहाइंड द मिरर, मतलब कि उसके सिल्वर्ड सरफेस के साइड में। ये दो डिफरेंसेस हो गए। अब सुनो तीसरा डिफरेंस, कॉनकेव मिरर एक तरीके का कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर एक तरीके का डाइवर्जिंग मिरर है। अब आप बोलोगे कि मैम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या मतलब है, तो देखो बेटा, लाइट रेज आकर के कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के लाइट रेज गिरेंगी, स्ट्राइक करेंगी, फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो कॉनकेव मिरर की एक टेंडेंसी होती है कि जब भी उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के लाइट रेज गिरती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कॉनकेव मिरर होता है ना बेटा, वो रिफ्लेक्टेड रेस को एक पॉइंट पर मिलाने की पूरी कोशिश करता है। मतलब कि कॉनकेव मिरर बोलता है कि भाई लाइट रेज आकर के मेरे ऊपर गिर तो गई हैं, रिफ्लेक्शन तो होना ही है, तो क्यों ना रिफ्लेक्शन के बाद इन सारी रिफ्लेक्टेड रेस को एक कॉमन पॉइंट पर ला करके मिलाया जाए। ये कॉमन पॉइंट कहाँ लाया करेगा, ये कॉमन पॉइंट लाया करेगा बेटा इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये टेंडेंसी होती है कॉनकेव मिरर की कि वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे ऊपर आकर के लाइट रेस गिरी हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मैं इन रिफ्लेक्टेड रेस को किसी ना किसी एक पॉइंट पर ला करके मिलवाने की कोशिश करूंगा, एक पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज करवाने की कोशिश करूंगा। कन्वर्ज का मतलब ही क्या होता है, मिलवाना। तो कॉनकेव मिरर बोलेगा कि भैया मैं तो सभी की सभी लाइट रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी ना, उनको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज करवाने की कोशिश करूंगा, एक कॉमन पॉइंट पर मिलवाने की कोशिश करूंगा, और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या आप सिर्फ बोल सकते हो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बिल्कुल ही उल्टा चलता है, वो बोलता है कि अरे काहे का कन्वर्जेंस, मैं तो डाइवर्ज करवाऊंगा लाइट रेस को। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर बोलता है कि जब लाइट रेस मेरे ऊपर आकर के गिरेंगी मेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, डेफिनेटली क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मैं रिफ्लेक्टेड रेस को डाइवर्ज करवा दूंगा, मतलब कि मैं उनको फैलवा दूंगा। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पर ला करके मिलवाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना। तो कॉन्वेक्स मिरर बोलेगा कि भैया मुझे इतने टंटे नहीं पालने, मैं तो जो है ना जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रेस को मैं हर डायरेक्शन में क्या करूँगा, फैला दूंगा, डाइवर्ज करवा दूंगा, मेरी यही टेंडेंसी है। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों होता है, तो बेटा वो तो हर मिरर की टेंडेंसी होती है ना, क्या कर सकते हैं, उसमें अपना कोई बस थोड़ी ना चलता है। तो कॉनकेव मिरर की यही टेंडेंसी होती है कि वो लाइट रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज करवाता है, और कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन फैला देता है, डाइवर्ज करवा देता है। और इसीलिए कॉनकेव मिरर को अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स को अपन बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि उनकी खुद की टेंडेंसी ऐसी है, इस वजह से उनका अलग अलग नाम पड़ जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अपन जो है कॉनकेव मिरर का फोकस ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये अपन ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ज़्यादा मोटा हो गया, रुको, ये पोल है और ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये मत बोलना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है बस रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा आप मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहलाएगा। एक भारी जो है ना बच्चों को गलत फहमी होती है कि नहीं मैम सिर्फ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है बस वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये डिस्टेंस तो होगा ही ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके अलावा आप कोई भी पॉइंट ले लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से, वो कितना होगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा, वो उसी के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब अपन यहाँ पर बनाते हैं लाइट रेज। आ जाओ, यहाँ पर अपन मुन्नो बनाते हैं लाइट रेज। ये देखो कुछ इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं, और इन लाइट रेज की खास बात क्या है? इन लाइट रेज की खास बात ये है कि ये सभी के सभी आपस में भी पैरेलल हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी कैसी हैं, पैरेलल हैं। दिख रही है आपको? ये देखो ना, ये लाइट रेज सभी के सभी आपस में भी पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। जाकर के गिरेंगी ये कहाँ? मिरर के, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। और फिर तुमको इसकी टेंडेंसी पता है, ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि भैया लाइट रेज मेरे ऊपर आकर के गिर रही हैं। अच्छा हाँ, जो लाइट रेज आकर के गिरती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। तो ये सारी कैसी है बेटा? ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है। मैं लिख दूं, ये सब कैसी हैं? पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं। ये ऊपर आकर के गिरी किसके ऊपर? कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। इसने बोला कि भैया अब मैं क्या करूंगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज को एक पॉइंट पर मिलवाने की कोशिश करूंगा, कन्वर्ज करवाने की कोशिश करूंगा, और वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ आएगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आएगा। तो ये देखो, आप लिटरली ऐसा होते हुए देखोगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी की सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है, सभी के सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रही हैं, लाइक दिस। आप लिटरली ऐसा देखोगे कि सभी की सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, भाई इंसिडेंट रेज गिरी, पैरेलल इंसिडेंट रेज गिरी ये कॉनकेव मिरर के ऊपर, ठीक है, ओके। और रिफ्लेक्शन हुआ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ से आपको निकलती हुई दिख रही है बेटा, आपको लिटरली दिखाई देगा कि सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अपन क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये हमने ऑब्टेन कर लिया है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। मैंने क्या कहा था? ये कोई कंपोनेंट नहीं है, इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड। तो कर तो लिया ऑब्टेन, और क्या चाहिए तुमको? तो पैरेलल इंसिडेंट रेज आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉमन पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं। ये मजबूर कर रहा है रिफ्लेक्टेड रेज को, कौन? कॉनकेव मिरर ना मजबूर कर रहा है रिफ्लेक्टेड रेज को एक पॉइंट पर आके मिलने के लिए, कन्वर्ज होने के लिए। और लिटरली फिर वही हो रहा है, मिल रही हैं आकर के रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। कैपिटल एफ क्या है? कैपिटल एफ तो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है। कॉनकेव मिरर की फोकस को आप कैसे डिफाइन करोगे? कि जब पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आती हैं, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक करती हैं, और ये पैरेलल वर्ड बेटा बोलना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी हो, इसलिए यहाँ पर तुमको मैंने बना करके भी दिखाया है कि जब पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के स्ट्राइक करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज होती हैं, वो मिलती हैं, वो पॉइंट कहाँ लाया करता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर, और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। कैपिटल एफ से इसको अपन डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ क्या है? फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। तो स्मॉल एफ क्या है? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल।
और एक यहाँ पर रिलेशन भी होता है। तुमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है कौन? मतलब आप ये देखो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? फोकल लेंथ के बराबर। मतलब ये क्या है? फोकल लेंथ है। तो आप बोल सकते हो कि फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो तो क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ आ जाएगी। ये छोटा सा रिलेशन बेटा आपको याद रखना है, इस पे सवाल बन जाते हैं, ठीक है? कि एक मिरर है, उसकी आपको फोकल लेंथ दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कितना होगा, या मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो ये रिलेशन आपको इसलिए याद रखना होगा। चलिए अब इसी अच्छी तरीके से हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकस निकाल लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बर्स्ट आउट या रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। आ जाओ अपन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बना दूं। अपन ने क्या पढ़ा है? कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे लाए करते हैं। मिरर के पीछे मतलब सिल्वर्ड सरफेस के तरफ, है ना? तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? अब देखो, अब इसके भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर बेटा आकर के पैरेलल इंसिडेंट रेज गिरने वाली हैं। ये देखो, ये आ गई पैरेलल इंसिडेंट रेज, दिख रही है सबको कि नहीं दिख रही हैं? ये आ गई पैरेलल इंसिडेंट रेज। बेटा पैरेलल लेना ज़रूरी है, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आ गई पैरेलल इंसिडेंट रेज, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरी हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा आप सबको पता है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन, है ना? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरेंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ही ना होगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रेज आपको निकलती हुई दिखेंगी। और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर की टेंडेंसी मैंने आपको अभी अभी बताई थी। कॉन्वेक्स मिरर बोलता है कि भैया मैं तो एकदम खुले दिमाग का मिरर हूँ, जो भी पैरेलल लाइट रेज मेरे ऊपर आकर के गिरेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन मैं रिफ्लेक्टेड रेज को फैलवा दूंगा, मैं डाइवर्ज करवा दूंगा। तो यहाँ पर बेटा जब जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज जो यहाँ पर आपको निकलती हुई दिखेंगी ना बेटा, वो पता है कैसे निकलते हुए दिखेंगी? वो डाइवर्ज होते हुए निकलेंगी, मतलब कि फैल फैल के निकलेंगी कुछ इस तरीके से। देखो मैं आपको बना के बताती हूँ, लाइक दिस। ये देखो फैल रही है, बिल्कुल ही फैला दिया है। किसने फैला दिया? जैसे कि देखो जो वो होता है ना कॉनकेव मिरर, वो मजबूर करता है, कॉनकेव मिरर मजबूर करता है लाइट रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर मिलने के लिए, कन्वर्ज होने के लिए। वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर है ये बोलता है कि जाओ सिमरन जाओ, तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, तुमको रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, उनको बोलता है कॉन्वेक्स मिरर कि तुमको रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो देखो किस तरीके से ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये डाइवर्ज होकर के निकल रही हैं। और ये बात तुमको मैंने प्रीवियस सेशन में बताई हुई है, क्या कि जो पैरेलल रेज होती हैं उनके लिए तो अपन फिर भी बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी, बट जो बेटा डाइवर्जिंग रेज होती हैं जो फैल रही हैं उनके लिए तो कोई स्कोप ही नहीं होता है कि वो कहीं आगे जाकर के मिलें। पैरेलल रेज तो फिर भी अपन बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे मिलेंगी, लेकिन डाइवर्जिंग रेज तो कभी भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही है ना बेटा, ये कैसी हैं? डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये कभी भी आगे नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन ऐसा लगेगा देखने में, क्या लगेगा देखने में, कि मानो कि ये सारी की सारी
ये सारी की सारी जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ऐसा लगेगा कि मानो ये सारी की सारी जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कॉमन पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज हो रही हो। यहां पर तो एक प्लस पॉइंट था आपके पास कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जब रिफ्लेक्शन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं वो लिटरली आपको प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज होती हुई दिखती हैं, मिलती हुई दिखती हैं, और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोल देते हैं। तो इसको ऑब्टेन करना बहुत आसान होता है। कॉन्वेक्स मिरर के साथ आपको थोड़ी सी झंझट बेटा हो जाती है। क्या झंझट हो जाती है कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड रेस को डाइवर्ज करवा देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो ये सारी की सारी डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज हो रही हो। डाइवर्ज तो हो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सभी की सभी ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट से निकल करके क्या हो रही हो, हर जगह डाइवर्ज हो रही हो, फैल रही हो। और वो जो कॉमन पॉइंट होता है बेटा वो कहाँ लाया करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाया करता है, वो भी कहाँ, मिरर के पीछे। कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ बना था, मिरर के सामने। मिरर के सामने मतलब क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में, है ना। तो कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ लाया करता है, कॉनकेव मिरर का फोकस, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब कुछ मिरर के सामने लाया करता है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम पहले ही देख चुके हैं कि उसका ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे लाया करते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर में सब कुछ कहाँ लाया करता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मैंने कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे ऑल लाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, ठीक है। बट आप बोल सकते हो क्या, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाया करते हैं, मिरर के पीछे, यानी कि सिल्वर्ड सरफेस की तरफ। अब तुम ये देखोगे कि इसका जो फोकस है ना बेटा, ये भी मिरर के पीछे ही लाया कर रहा है। कैसे, मैंने क्या बोला कि ऐसा लगता है कि मानो ये सभी की सभी पैरेलल पैरेलल नहीं, जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है बेटा, पैरेलल तो इंसिडेंट रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज निकल रही हैं वो डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलती हैं। पैरेलल रेज तो फिर भी मिल जाएंगी इन्फिनिटी पे, लेकिन डाइवर्जिंग नहीं निकलती, डाइवर्जिंग कभी भी नहीं मिलती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि मानो ये सभी के सभी डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट से निकल करके क्या हो रही हो, डाइवर्ज हो रही हो, लाइक दिस। ये मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैं जो मेरी लाइनें हैं वो थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बन रही हैं, पर तुम इस बात को समझना कि पैरेलल इंसिडेंट रेज आई, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिरी, रिफ्लेक्शन हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रेज हमको दिखी वो डाइवर्जिंग टाइप की दिखी कि सब की सब क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है रिफ्लेक्टेड रेज। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो ये सभी के सभी डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे एक कॉमन पॉइंट था, वहां से निकल करके डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज तो हो रही हैं, लेकिन मिरर के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट था, कॉमन पॉइंट था, जिससे कि निकल करके ये क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। और उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। इसको भी कैपिटल एफ से ही डिनोट करते। तुम्हारी एनसीईआरटी खुद ये बात बोलती है। कॉनकेव मिरर का फोकस जब डिफाइन करने की बात आती है तो बहुत सिंपल होता है। कॉनकेव मिरर के फोकस को आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिस पर कि जब पैरेलल इंसिडेंट रेज आकर के मिरर पर स्ट्राइक करती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रेज बनती हैं वो उस पॉइंट पे आकर के मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, उसको अपन बोलते हैं फोकस। बट कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोल सकते हो, आपकी एनसीईआरटी खुद ये बात बोलती है कि भाई एक ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिससे ये लगता हो कि मानो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज उसी पॉइंट से डाइवर्ज हो, मतलब उसी पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज हो रही हैं। या इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है कि
कॉन्वेक्स मिरर है, पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी बेटा बेसिकली वो डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना। पर ऐसा हम मानते हैं कि मतलब देखो, या तो कोई चीज़ सच में हो रही हो या फिर हमें वो मानना पड़ेगा। तो कॉन्केव मिरर में तो सब चीज़ें क्या होती हैं, सच्ची में हो रही होती हैं। यहाँ पर हमें मानना पड़ता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि सभी की सभी जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर के सामने तो कभी बेटा मिलने नहीं वाली। क्यों भाई, मिरर के सामने तो ये सब की सब क्या है, डाइवर्जिंग है ना, तो फैल जाएंगी, मिलेंगी नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो ये मिरर के पीछे जाकर के कॉमन पॉइंट पर आकर के मिल रही हूँ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि दे अपीयर टू मीट और लिटरली मीट में फर्क होता है। लिटरली मीट का मतलब क्या है कि वाकई में रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रही हैं, और अपीयर टू मीट का मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर लग ही तो रहा है, हमने इमेजिन किया ना, हमने एक माना। तो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को डिफाइन करने के दो तरीके, या तो आप ऐसा बोलो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज हो रही हैं, या ऐसा लग रहा है कि मानो कि जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर के पीछे आकर के एक पॉइंट पर दे अपीयर टू मीट, उसको अपन बोलेंगे फोकस। ठीक है, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन यहाँ पर भी वही होगा कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। यहाँ पर वो रिलेशन नहीं बदलेगा, ये रिलेशन तो आपको याद रखना ही है हर तरह के मिरर के लिए, समझे। चल ओके, तो ऑलमोस्ट बेटा सारी चीज़ें हो गई हैं। अब फटाफट से काम करते हैं, अपन रीड कर लेते हैं। मतलब ये सब बातें तो अपन ने कर ही ली हैं, अब अपन रीड कर लेते हैं और सब चीज़ों को समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखो, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, है ना। स्फेरिकल मिरर को बेटा यहाँ पर बेसिकली डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स। अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a hollow, whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass, है ना। स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो ग्लास स्फीयर का हिस्सा हो, या स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो बाहर की तरफ कर्व्ड हो या आउटवर्ड कर्व्ड हो। तो ये दो तरीके हैं बेटा स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करने के लिए। एक तरीका क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ कर्व्ड हो या बाहर की तरफ कर्व्ड हो, या स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो ग्लास स्फीयर का हिस्सा हो। ठीक है, चल यहाँ पर देखो हॉलो ग्लास स्फीयर है और इसका यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं ऐसे, पर मान लो कि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलो अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके खुद के घर में होता है। सबके घर में स्टील की चम्मच होती है, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक वाली नहीं बेटा, स्टील की चम्मच। स्टील की चम्मच खुद स्फेरिकल मिरर्स का एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है। देखो, स्टील की चम्मच के दो साइड होते हैं, एक कर्व्ड होता है अंदर की तरफ और ये वाला सरफेस होता है बाहर की तरफ कर्व्ड, है ना। तो जो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है सरफेस बेटा वो कॉनकेव मिरर का काम करता है, और जो सरफेस चम्मच का बाहर की तरफ कर्व्ड होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का काम करता है। ठीक है, इट इज दैट स्फेरिकल मिरर, अच्छा ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। इट इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is towards the center of sphere of which the mirror is a part, that is reflection of light occurs to the concave surface or the bent in surface, है ना। यहाँ पर लिखना मैं भूल गई हूँ, ये यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है कि कॉनकेव मिरर क्या है। ये वो स्फेरिकल मिरर है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, स्फेयर जो हॉलो ग्लास स्फेयर है ना उसके सेंटर की तरफ होता है ना। ये देखो कहाँ गया अपना, ये देखो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और या यहाँ से देखो, चलो ठीक है यहाँ से, ये जो कॉनकेव मिरर है बेटा इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहाँ लाए कर रहा है, स्फेयर के सेंटर की तरफ लाए कर रहा है ना। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द
center of the sphere of which the mirror is a part. That is, a reflection of light occurs to the concave surface or the bent-in surface. The other surface of the concave spherical mirror is opaque या non-reflecting. जहाँ पर सिल्वरिंग करते हैं बेटा वो तो opaque या non-reflecting surface बन जाता है ना. Then what is convex mirror? यहाँ पर बात हो रही है convex mirror की. It is that spherical mirror in which the reflecting surface is away from the center of the sphere of which the mirror is part. That is, the reflection of light occurs at convex surface या the bulging out surface. ये देखो, जो convex mirror होता है, जो convex mirror होता है बेटा, जो इसका reflecting surface है, ठीक है, वो sphere के center से दूर होता है ना, तभी तो अपन बोलते हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कहाँ लाया करते हैं? बिहाइंड द मिरर. ओके, चलो ये देखो, ये सारे कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं आपको स्फेरिकल मिरर्स के. सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट. कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप बोलोगे कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर है हॉलो ग्लास स्फीयर का, जिसका कि हमारा मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर क्या है? एक हिस्सा है. इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल सी से. ये दिख रहा है आपको, ये है कॉन्केव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो मिरर के सामने लाया कर रहा है, और ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर है जो मिरर के पीछे लाया कर रहा है ना. ये देखो ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है अपना, ये इसका सिल्वर्ड सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो भाई जो चीज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है उसको अपन क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जो उसके ऑपोजिट साइड में है उसको अपन क्या बोलेंगे? बिहाइंड द मिरर. ठीक है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर इज टुवर्ड्स C and the reflecting surface of convex mirror is on the opposite side of C. ठीक है. In other words, center of curvature of concave mirror lies in front of the mirror. आप चाहो तो ये वाला पॉइंट हटा दो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कॉन्केव मिरर का, वो मिरर के सामने आता है, और कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ आता है? बिहाइंड द मिरर. ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर, जिसका कि हमारा स्फेरिकल मिरर क्या है? हिस्सा है. इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल R से. ठीक है. नाउ व्हाट इज पोल? पोल आप बोल सकते हो कि सेंट्रल पॉइंट है हमारे स्फेरिकल मिरर का. कैपिटल P से इसको अपन डिनोट करते हैं. ओके. नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस. ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑन बोथ द साइड्स, और मिरर के मतलब नॉर्मल पर होती है. ठीक है. नाउ फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस. इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच light rays on the mirror in a direction parallel to principal axis actually meet after reflection from the mirror. जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, उसके फोकस को डिफाइन करने के लिए आ गया, तो कैसे डिफाइन करोगे कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर वो पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज लिटरली आकर के मिलती हैं, है ना. दे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, उसको अपन बोलेंगे फोकस. कैपिटल F से डिनोट करते हैं. फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ. स्मॉल f से इसको अपन डिनोट करते हैं. F इज इक्वल्स टू R/2. The principal focus of concave mirror is a point on the principal axis of the mirror at which rays of light incident on the mirror in direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror. बेटा यहाँ पर parallel word लिखना जरूरी है कि जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो कैसी हैं? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर लिटरली आकर के मिल रही हैं. देखो ये बन गया फोकस. ठीक है. Now what is convex mirror? So the principal focus of convex mirror is a point on the principal axis of the mirror from which the rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis appear to diverge. कि ऐसा लगता हो कि मानो जो इंसिडेंट रेज आई थी वो तो पैरेलल थी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो सारी की सारी जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक कॉमन पॉइंट से निकल करके क्या हो रही हो? देखो डाइवर्ज हो रही है. देखो ये दिख रहा है, ये पैरेलल इंसिडेंट रेज आई, और ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं. ठीक है. और ऐसा लग रहा है कि मानो कि सारी की सारी जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक कॉमन पॉइंट से निकल करके क्या हो रही हो? डाइवर्ज हो रही हो. और वो पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पे.
या तो ये तरीका हुआ डिफाइन करने का, या एक और तरीका क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर और रेज अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। या तो ये समझो कि इस पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज हो रही है, या ये समझ लो कि सारी की सारी जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिरर के पीछे जाकर के क्या हो रही हो, मिल रही हो। ऐसा लग रहा है कि मानो वो मिल रही हो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आपको इन दोनों तरीकों से कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को डिफाइन करना आना चाहिए। कि या तो दो तरीके हैं मानने के, एक तरीका क्या है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि सारी की सारी जो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक कॉमन पॉइंट से निकल करके डाइवर्ज हो रही हो। ऐसा लग रहा है कि मानो कि सारी की सारी डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे जाकर के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हो, दे अपीयर टू मीट। ठीक है, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से फोकस जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो मिरर के पीछे लाई करता है और कॉनकेव का मिरर के सामने है। ठीक है, अपर्चर क्या है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। दैट्स ऑल, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, बनाए कैसे जाते हैं और उनके सारे कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम कुछ रूल्स देखेंगे जिनके बेसिस पर हम स्फेरिकल मिरर्स द्वारा इमेजेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो जो रे डायग्राम्स होते हैं ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर वाले, तो वो रे डायग्राम्स को भी बनाने के पहले कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स कल मैं आपको बता दूंगी, मतलब हमारे अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना, लगे हाथ क्या जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।